हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है ईशान मलिक और आप देख रहे हैं लाइफ आई चैनल, जहां पर हम लोग बात करते हैं माइंडसेट की, मैनिफेस्टेशन की एंड लाइफ को ऑसम बनाने की। एंड इसी लाइफ को ऑसम बनाने के चलते आज मेरे दिमाग में एक ख्याल आया जो मैं आप लोगों से भी पूछना चाह रहा हूं कि दोस्तों, जब भी आप लोगों का कभी ब्रेकअप हुआ है तो आपने सबसे पहली चीज़ क्या करी है। आई एम श्योर आप में से कई लोगों को इस तरह के थॉट्स आए होंगे या बिलीव्स हो गए होंगे अभी तक में तो, कि सारी गलती मेरी ही थी, मैंने वो नहीं किया होता तो ये ठीक होता, मैंने उस दिन वैसा नहीं किया होता तो वो मुझे छोड़ के नहीं जाता, मैंने ऐसे नहीं वैसे बोला होता तो वो रुक जाती, वगैरह 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 वगैरह। जी हाँ दोस्तों, हम सब ने ना अपने अपने ब्रेकअप के बाद सबसे पहले तो खुद को ब्लेम किया होगा। मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है वो खुद को ब्लेम करता है, और कुछ लोग तो उससे भी कमज़ोर होते हैं जो दूसरे को ब्लेम करने चले जाते हैं। अब मानता हूँ कई बार सामने वाले की जेन्युइनली गलती होती है, कुछ लोग होते हैं जो यूज एंड थ्रो में बिलीव करते होते हैं और उसी तरह से अपनी लाइफ भी जी रहे होते हैं और दूसरों के इमोशंस के साथ भी खेल रहे होते हैं। लेकिन उस केस में भी कई बार हम लोग अपने आप को ज़्यादा कोसते हैं। तो दोस्तों, आज ना इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि दोस्तों, अगर आपका ब्रेकअप अभी हो रखा है या रिसेंट टाइम में हुआ है या कभी भी हुआ है, तो मैं आज आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि उसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं थी। एंड में इस वीडियो के एंड में उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आप अपने आप को कैसे उस चीज़ से अपने आप को उबार सकते हैं, कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, कैसे खुद के सेल्फ ब्लेम से खुद को आज़ाद कर सकते हैं। एंड दोस्तों, ये मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस से बोल रहा हूँ क्योंकि भाई आपका बहुत दिल जला आशिक रहा है एक टाइम में। तो चलिए अब ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा शुरू करते हैं। दोस्तों, रिलेशनशिप ना 50-50 होता है, उसको चलाने की जिम्मेदारी दोनों की होती है। तो उस पर ब्लेम भी सिर्फ एक पर्सन का नहीं होना चाहिए, ब्लेम भी दोनों का होता है उसमें, या कहें कि गलतियां दोनों की कुछ ना कुछ होती है। और ब्रेकअप होने के ना कई रीजंस हो सकते हैं, और इसमें से दोस्तों सबसे इजी और सबसे कॉमन होता है कि आपको आपके पार्टनर की लव लैंग्वेजेस नहीं पता थी। इवन कई केसेस में तो आपको अपनी लव लैंग्वेजेस भी नहीं पता होती है। दोस्तों, गैरी चैपमैन अपनी बुक 5 लव लैंग्वेजेस में बताते हैं कि हर इंसान की 5 तरह की लव लैंग्वेजेस होती है। एक फिजिकल टच, दूसरा वर्ड ऑफ अफर्मेशंस, तीसरा क्वालिटी टाइम, चौथा गिफ्ट्स और 5वां एक्ट ऑफ सर्विसेज। अगर मैं इनको हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो ये है कि भाई फिजिकल टच यानी कुछ भी हो सकता है, हगिंग, किसिंग, सेक्स, कुछ भी हो सकता है। एक्ट ऑफ सर्विस यानी पर्सन जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि सामने वाला है उसके लिए कुछ काम कर दे, किसी तरह की कुछ चीज़ें कर दे। फिर तीसरा क्वालिटी टाइम, जहाँ पर पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि भाई मेरा पार्टनर जो है वो सिर्फ मेरे साथ बैठे, उसका सारा अटेंशन, उसका सारा टाइम जो है वो सिर्फ मेरे लिए हो, अनडिवाइडेड अटेंशन दे वो मुझे। चौथा होता है गिफ्ट, कि मेरा पार्टनर मुझे रेगुलरली गिफ्ट दे। और 5वां वर्ड ऑफ अफर्मेशंस, मेरा पार्टनर मेरी रेगुलरली तारीफ करता है। दोस्तों, यही मोटा मोटा सबकी 5 लव लैंग्वेजेस होती है। आज आप बैठिए और आप इसमें से लिखिए या अपने आप को एनालाइज करिए और जानिए कि आपकी इनमें से प्राइमरी लव लैंग्वेज कौन सी है, यानी नंबर 1 पे आपको क्या चाहिए। अगर मैं अपने आप को टटोलूं तो मेरे लिए क्वालिटी टाइम नंबर 1 पे आता है। जैसे मेरी वाइफ अभी ऑफिस से घर पे आएगी तो मेरा बहुत एक क्लियर होता है कि भाई रात को सोने से पहले आधा घंटा 1 घंटा हम लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, अनडिवाइडेड अटेंशन एक दूसरे को दें। उस टाइम पे ना फ़ोन होगा, ना टीवी होगा, ना रेडियो, ना मोबाइल, ना कुछ भी नहीं। वो 1 घंटा आधा घंटा जितना भी है वो हमारा होगा। उस टाइम पे किसी की दखलंदाजी पर्सनली मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। वंस इन अ वाइल हो जाए इट्स अंडरस्टूड, लेकिन जनरली नहीं होता। लेकिन बाकी की भी जो 4 हैं उसमें से फिर आप अपना सीक्वेंस डिसाइड करिए कि बाकी की 4 आपको कहाँ चाहिए। जैसे मेरे लिए गिफ्ट्स जो है वो बिल्कुल आखिरी पे आती है, मुझे मिले ना मिले मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज दोस्तों, सबसे पहले तो आप जानिए कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है, उसको समझिए और फिर उसके बाद एनालाइज करिए कि भाई क्या ऐसा रिलेशन में आपकी लव लैंग्वेज थी जो आपके पार्टनर ने पूरी नहीं करी या नहीं कर पाया किसी रीज़न से, और आपका ब्रेकअप हुआ या अभी जो है आपके रिलेशन में स्ट्रगल आ रही है। उसको समझिए और उसको एक्सेप्ट करिए। और यही समझते हुए आगे जब भी आप कोई दूसरा रिलेशन बनाएंगे वहां पर आपको ये चीज़ सूनर द लेटर आपको ये चीज़ क्लियर तो कर ही देनी है अपने पार्टनर के साथ कि भाई यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश नहीं है, ये चीज़ मुझे रेगुलरली चाहिएगी। और इसी के साथ आपको अपने पार्टनर की भी लव लैंग्वेज समझनी है और उसकी भी जो प्राइमरी 1 या 2 जो भी लव लैंग्वेज होगी वो आपको समझ के उस तरह से बिहेव करना रहेगा, वरना उस रिलेशन में भी स्ट्रगल आएगी। इसीलिए दोस्तों, जब शादी से पहले बहुत ही जोर दिया जाता है कि कंपैटिबिलिटी मैच करो, तो दोस्तों कंपैटिबिलिटी और कुछ नहीं होती, ये आपकी लव लैंग्वेज होती है। और ज़्यादातर शादियाँ जो है वो ये कम्युनिकेशन और कंपैटिबिलिटी के गैप से ही खराब होती हैं, ना कि सिर्फ गलतियों से। फिर अगर आगे समझे तो कई बार होता है कि एक्सपेक्टेशंस जो है वो मिसअलाइन होती है। दोस्तों, जॉन ग्रे अपनी बुक मैन आर फ्रॉम मार्स एंड विमेन आर फ्रॉम वीनस में कहते हैं कि आदमी और औरत की बनावट फिजिकली ही नहीं लेकिन इमोशनली भी बहुत अलग अलग है। औरत जो है वो हर चीज़ इमोशनली करती है, यानी वो दिमाग से सोचती है ऐसा ज़रूरी नहीं होता, उसको इमोशनली वो डिसीजन लेती है, इमोशनली ही वो चीज़ें करती हैं।
जबकि आदमी उनके सामने काफ़ी हद तक लॉजिकल और काफ़ी दिमाग से चलने वाले होते हैं। औरतें ज़्यादातर जो है वो बातें करके एक दूसरे के साथ अपना जो है मन हल्का कर लेती हैं, और आदमी जो है वो अगर कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ है तो जनरली शांत होकर अकेले में अपनी प्रॉब्लम्स को है वो सॉल्व करना पसंद करता है। ये मोटा मोटा जनरल होता है, अब इसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं। अब अगर मैं अपने ही घर की बात करूं या अपना ही लाइफ का एग्जांपल दूं तो मेरी जनरली आदत है कि कोई भी कन्फ्लिक्ट है, कोई भी बात है, वो इमीडिएटली ख़त्म होनी चाहिए। वही जो बोलते हैं ना कि वही सोने से पहले सारे झगड़े ख़त्म कर लो, इस कंसेप्ट में मैं पूरा बिलीव करता हूँ। लेकिन मेरी एक पास गर्लफ्रेंड जो है वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करती थी। वो उसी चीज़ को मिनिमम नहीं तो 24 से 48 घंटे तो वो घसीटती ही थी, और यहीं पर मुझे होती थी फुल ऑफ इरिटेशन कि भाई अब रात गई, बात ख़त्म करो, बात को ये निपटाओ। पर वो जो है अपनी चीज़ों को फिक्स होने में टाइम लेती थी, और फिर उसके बाद भी ये नहीं कि वो चीज़ वहीं पर ख़त्म हो गई। आगे कभी कुछ होगा तो वहीं से बात शुरू होगी, या कहेंगे वो चीज़ भी हम आगे के झगड़ों में या आगे की किसी भी डिस्कशन में उसको कवर तो करेंगे। लेकिन दोस्तों यही तो औरत है मुरारी। आप इनको समझने जाओगे तो ज़िंदगी भी कम पड़ जाएगी और फिर भी आप समझ तो नहीं पाओगे। इसका ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं कहूँ कि भाई कभी कभार जब उसका दिन खराब होता था तो वो अपनी बातें आके शेयर करे कि आज ये हो गया, मुझे अब ये कर लेना है, मुझे वो कर देना है, ये वो, तो मैं भी उसकी बातें सुनने की जगह उसको इमीडिएटली जो है वो सॉल्यूशन देने लगता था कि हाँ ठीक है, तुम ये चीज़ को ऐसे नहीं वैसे कर लो, वैसे नहीं ऐसे कर लो, ये भी कर सकते हो, वो भी ऑप्शन है, ये वो। दोस्तों उसको ऑप्शंस नहीं चाहिए, वो सिर्फ चाह रही है कि आप सिर्फ उसकी बातें सुन लो। वो उसको सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं चाहिए, सॉल्यूशन उसको भी पता है, लेकिन ये आदमियों में दिक्कत होती है। हमें यूँ लगता है कि अच्छा ये चीज़ बिगड़ी पड़ी है या यहाँ प्रॉब्लम आई ना, तो हम इमीडिएटली उस चीज़ को फिक्स करने में लग जाते हैं। कई बार चीज़ें फिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती, कई बार चीज़ों को ऐसे ही रहने देने में उसका मज़ा होता है। अब इसमें दोस्तों आपकी भी गलती नहीं होती है, आप हेल्प ही करना चाह रहे होते हो, आप उसको बेटर ही करना चाह रहे होते हो, लेकिन वहाँ पर उसको आपका बेटरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपकी किसी भी सलाह की या प्रॉब्लम सॉल्वर उसको नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक लिसनर चाहिए। इसलिए दोस्तों जब मैंने ये बुक ज़िंदगी में जब पहली बार पढ़ी थी ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि अच्छा ऐसी तो कई चीज़ें थी मेरे रिलेशन में जो मैंने गलतियाँ करी थी। लेकिन फिर जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये भी पाया था कि अच्छा इसमें से तो कितनी ऐसी गलतियाँ जो है वो मेरे पार्टनर ने भी करी थी। दोस्तों मैंने अपने शायद ब्रेकअप के दूसरे या तीसरे साल बाद मैंने ये किताब पढ़ी थी, और मेरी ज़िंदगी में किताबों की एंट्री ही मेरे ब्रेकअप के बाद हुई थी, या कहेंगे ब्रेकअप की वजह से हुई थी। मैं बहुत किताबें पढ़ने लग गया था, लेकिन शायद 2019 या 20 में मैंने पहली बार मैन आर फ्रॉम मार्स और विमेन आर फ्रॉम वीनस पढ़ी थी, और ये मेरी पहली ही बुक थी जो मैंने रिलेशनशिप पे पढ़ी हो। जब वो पढ़ा मेरे 80% ऑफ द गिल्ट तो मेरे वहीं खत्म हो गए थे। तो मैं आप लोगों को बहुत ही स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका ब्रेकअप हो रखा है ना, तो आप इस बुक को तो या तो पढ़ लीजिए, वरना ऑडियो बुक भी इसकी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में तो अवेलेबल है ही। और मैं आज भी इसको एटलीस्ट साल में 2 बार तो आज भी सुनता हूँ मैं इसको। फिर इसके अलावा दोस्तों कोई रीज़न की बात करूँ तो कई बार जो है आपके ब्रेकअप के एक्सटर्नल रीजंस होते हैं, जैसे कि फैमिली का प्रेशर होता है, कई बार करियर का स्ट्रेस होता है, टाइमिंग कई बार सही नहीं होती है। इसका अगर ईजीएस्ट एग्जांपल दे तो भाई सीधा सा एग्जांपल होगा कि अगर अभी आप कॉलेज में है या अभी आप अपने अर्ली करियर में है और आपका पार्टनर आकर आपको बोलेगा यार मुझे कमिटमेंट दो, मुझे ये एश्योरिटी दो कि हाँ भाई तुम मुझसे शादी करोगे या ये करोगे वो करोगे, तो अभी कहाँ से करके देगा वो पर्सन। अभी उसके करियर के ठिकाने नहीं है, अभी शायद उसकी जॉब नहीं होगी या जॉब भी नहीं होगी या जो भी होगा, अभी उसको आगे कुछ करना होगा, अभी आगे उसको कुछ बनना होगा। अब मैं ये दोस्तों इस बात को 100% मान रहा हूँ कि इन्हीं चीज़ों में सबसे ज़्यादा फ्रॉड, सबसे ज़्यादा धोखेबाजियाँ इन्हीं चीज़ों में होती है कि हाँ अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मेरा ये प्रॉब्लम है, अभी मेरा वो प्रॉब्लम है। तो भाई रिलेशनशिप कमिट करने से पहले भी तुम्हारा ये सब ऐसे ही चल रहा था। ऐसा नहीं है कि पहले तुम कहीं के बिल गेट्स थे और अब तुम कहीं के भिखारी बन गए हो, ऐसा जनरली होता नहीं है। पर दोस्तों मैं अपने ज़िंदगी में एक ही चीज़ समझा हूँ, इसको कमिट करना होता है, जिसको रिलेशन निभाना होता है वो हर हाल में निभाता है। और अगर ऐसे किसी रीज़न की वजह से वो रिलेशन आपका नहीं चला तो वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ दे के छोड़ना अच्छा। क्योंकि दोस्तों जिसको कमिट नहीं करना है वो कल को हालात अच्छे हो जाएंगे तो भी कमिट तो नहीं करेगा। फिर दोस्तों मुझे यहाँ पर याद आ रहा है अपने एक दोस्त का एक और रीज़न। दोस्तों हर पर्सन ना अपने रिलेशन में या अपनी पर्सनालिटी में अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, अपने पास्ट ट्रॉमास जो है वो साथ में लाता है। अगर आप आमिर लेवाइन की अटैच्ड बुक पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि हर पर्सन का एक प्राइमरी इमोशन होता है, या कहेंगे एक प्राइमरी अटैचमेंट स्टाइल होती है। कुछ लोग ज़िंदगी में बहुत सिक्योर होते हैं, बहुत चिल होते हैं, बहुत फन लविंग होते हैं, पर उसी के सामने कुछ पर्सन की आदत होती है कि वो हमेशा डरे हुए रहते हैं, एंशियस रहते हैं,
या कुछ लोग तो कहते हैं ना, अपन देखते ही अपने को फील होता है कि ये पर्सन ही नेगेटिव है, या रोतलू है, या ऐसा है वैसा है। कुछ लोग होते हैं हर चीज के लिए इग्नोरेंट होते हैं, अवॉइडेंट होते हैं। तो ऐसा डिफरेंट हर एक का एक प्राइमरी इमोशंस होते हैं। मुझे अभी अपनी एक दोस्त याद आ रही है कॉलेज टाइम की। वो कहेंगे 24 घंटा नेगेटिव पर्सन, और कभी उसकी बातें सुने तो हमें हंसी आती थी, और ज़्यादा सुनना पड़ जाए तो डेफिनेटली इरिटेशन भी होती थी। वो दिखने में एक्चुअली अच्छी थी, अच्छी हाइट, अच्छी पर्सनालिटी, बहुत अच्छा, पढ़ने में भी ठीक ठाक अच्छी थी। कमी थी तो सिर्फ उसके अंदर के सेल्फ बिलीव की, और उसकी एक पता नहीं एक बुरी आदत थी कि कहीं से भी किसी भी चीज़ में से वो दुख ढूंढ लेती थी। कुछ नहीं मिला तो भाई आज क्या है, मौसम ऐसा हो रखा है, आज मेरे पास ये नहीं है, आज मेरे पास वो नहीं है, या फिर आज मेरे पास ये है तो इतना क्यों है, इससे ज़्यादा क्यों नहीं है। अब ऐसे पर्सन को उसके जैसा सामने वाला मिल जाए और उनकी कंपैटिबिलिटी बैठ जाए तब तो फिर भी ठीक है। लेकिन सामने वाला पर्सन चिल पर्सन है, उसको मौज मस्ती पसंद होती है, वो घूमना फिरना पसंद करता है, वो हंसी मजाक करना पसंद करता है, तो दोस्तों ऐसे रिलेशनशिप डेफिनेटली लंबे टाइम तक नहीं चलते। फिर दोस्तों कभी कभार ऐसा भी होता है कि दो लोग जो हैं वो इक्वल पेस से ग्रो नहीं कर रहे हैं। कई बार ये करियर की ग्रोथ भी हो सकती है, कई बार ये इमोशनल ग्रोथ हो सकती है, कई बार ये फिजिकल ग्रोथ भी हो सकती है, डिपेंड करता है। तो लैक ऑफ टुगेदर ग्रोथ इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। समझाता हूँ इसको। करियर की बात लें, आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है बड़े शहरों में, जहाँ पर लड़के लड़कियाँ दोनों जॉब कर रहे होते हैं। तो लड़के का एक सर्टेन गोल होता है कि भाई मुझे इस इतने समय तक इतना ये अचीव कर लेना है, उतना अचीव कर लेना है, तो फिर वो रिलैक्स होके वो कहेंगे डेडिकेटेडली एक रिलेशनशिप को कमिट कर पाए। ऐसी जनरली लड़कों में सोच होती है। सोचा पहले कुछ बन जाऊं, माँ को यहाँ बुला लूं, जिम्मेदारियां निभा लूं, फिर जीऊंगा एक दिन। बट फॉर द सरप्राइज कई लड़कियों की भी इस तरह की सोच होती है कि हाँ, मैं जब तक ये प्रमोशन या इतना हाइक या ये पोजीशन अचीव कर लूंगी जब तक, तभी मैं रिलेशन में आऊंगी, या कहेंगे अगेन पूरा फोकस कर पाऊंगी। तब तक जो है वो रिलेशन को ऐसे ही चलाना चाह रही होती है। लेकिन इन सब चीज़ों की होने की जो पेस है वो दोनों की अलाइन नहीं होती, तो भी कई बार जो है वो मिसमैच हो जाता है। कि कई बार ऐसा होता है कि भाई लड़की जो है उसने सोचा था कि भाई मैं मैनेजर या जनरल मैनेजर बन जाऊंगी 30-32 तक। आई एम अ मार्केटिंग मैनेजर। उसके बाद 1.5-2 साल में आई विल बी वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद आई विल बी सीईओ। लेकिन अगर अभी 35 हो रखे हैं और अगर अभी भी वो नहीं बन पाई है किसी रीजन से, तो फिर लड़के का तो टाइम निकलता जा रहा है, और फिर ये जो है वो अपनी जिंदगी में स्ट्रिक्ट है कि भाई जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। सिमिलरली आदमियों के साथ भी ऐसा होता है कि उन्होंने सोचा होता है कि भाई मैं इतने टाइम तक अपना जो बिजनेस है या अपना जो वेंचर है उसको इतनी ग्रोथ तक ले आऊँगा, लेकिन वो नहीं हुआ होता है तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड रहता है, वो भी कमिटमेंट फोबिक हो जाता है। और इस चीज़ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो जब मैं यूके में था तब मैंने देखा था। इवन खुद के साथ भी मैंने ये चीज़ रखी थी, या तो मुझे जब तक पीआर नहीं मिल जाता तब तक मैं शादी नहीं करूंगा या कोई चीज़ कमिट नहीं करूंगा, क्योंकि वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस ही ऐसे थे। या फिर लड़की जो है वो रेडी हो जाए कि वो वहाँ आके स्टडी वीज़ा पे आने तैयार हो, लेकिन वही वो अपने खर्चे पे आ जाए, मैं वो खर्चा नहीं उठाना चाह रहा था। या फिर कोई लड़की वहीं की हो, पीआर होल्डर ही हो, जो कि स्पॉन्सर करने तैयार हो, लेकिन वो चीज़ मेरे अपने कहने के उसूलों के थोड़ा अगेंस्ट था। हाँ ऑफकोर्स अगर मेरे कोई फीलिंग्स डेवलप हो जाते उस लड़की के लिए, कहीं के इश्क विश्क कुछ हो जाता मुझे उस लड़की से, तो बात अलग थी। लेकिन ऐसा कुछ ना हो तो मैंने 1-2 जगह ट्राई भी करी थी कि मैंने जहाँ पे साफ बात रखी थी कि भाई आई एम रेडी टू मैरी यू, बट ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरे वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस है, यू हैव टू सपोर्ट मी ओवर दैट। ऑफकोर्स अब लड़की भी जब तक कुछ भी फीलिंग या कुछ भी डेवलप ही ना हुआ हो तो वो भी कैसे सपोर्ट करे या फिर कैसे आगे वो भी बढ़े। तो दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि 2 खराब लोगों की वजह से या रिलेशन में कोई एक पर्सन खराब हो जाए तो ही ब्रेकअप होते हैं। कई बार 2 अच्छे लोग मिलके भी ना तो रिलेशन बना पाते हैं ना चला पाते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपका अभी ब्रेकअप हो गया है, हो रहा है या होने वाला है बहुत ही जल्दी, तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये करना दोस्तों कि साफ मन से एक दूसरे को माफ़ कर देना। एटलीस्ट जो पर्सन ये वीडियो देख रहा होगा वो तो सामने वाले को माफ़ कर ही दे। और फिर दोस्तों ये तो आप डेफिनेटली करिएगा, इस ब्रेकअप के लिए भी आप जिसको भी मानते हो उसका शुक्रिया अदा डेफिनेटली करिएगा। मुझे याद है मेरा एक ब्रेकअप ना बहुत ही खराब हुआ था, बहुत ही गंदा, और जब वो चल भी रहा था ना तो उस वक्त तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी और इंटरनेट पे ये सब चीज़ें बताने वाला उस वक्त कोई था नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ बहुत अच्छी आ रही थी, मेरे मन से एक ही दुआ निकली थी कि अगर ये चीज़ मेरे फ्यूचर के लिए अच्छी है, अगर ये ब्रेकअप मेरे भविष्य के लिए अच्छा है तो इसको हो जाने दो। लेकिन जो आप करो वो ये करो कि ये जो भी पेन होता है, इमोशनल पेन होता है, थोड़ा बहुत फिजिकल पेन भी होता है, उसको थोड़ा कम कर दो। एंड मुझे जो है वो करेज दो, जो थोड़ा जो एक हिम्मत है वो दे दो कि मैं ये सब चीज़ें झेल पाऊँ। इसलिए ऑफकोर्स दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ ये कोई ईजी नहीं है,
बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिमाग भी इधर उधर डाइवर्ट होता है, दिमाग खराब भी बहुत होता है, कई तरह के मिक्स इमोशन आते हैं, गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है, दया भी आती है खुद पर, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, नींद नहीं आती, हर वक्त सामने वाले के थॉट आते रहते हैं, तो अच्छे से आ जाती है। दूसरा, आपको ये भी पता चल जाता है कि आपने क्या गलतियां करी थी जो आपको रिपीट नहीं करनी है, और अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप वो चीज़ें आप करते हैं, अगर आप ये लिखते हैं कि भाई आपकी प्राइमरी लव लैंग्वेज क्या है, आपका प्राइमरी इमोशनल पैटर्न क्या है, आपका प्राइमरी अटैचमेंट स्टाइल क्या है, आपकी ज़िंदगी में इस वक्त या अगले 1-2 साल तक क्या प्रायोरिटी रहने वाली है, अगर ये सब चीज़ों को आप एनालाइज करके अगर फाइंड आउट करते हैं ना, तो फिर आगे का रिलेशनशिप जो है वो आपको कमिट करने में या कैरी करने में उतनी दिक्कतें नहीं आती है। आप बहुत क्लियर होते हो कि आपको ये चीज़ें चाहिए, आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए। और दोस्तों, मैं तो ना ये हर किसी को बोलता हूँ कि रिलेशनशिप कमिट करने से पहले या इवन अगले रिलेशनशिप में जाने से पहले आपकी ये खुद की लिस्ट तो रेडी होनी चाहिए, साथ में सामने वाले का भी आप बातचीत करके टाइम लो, पता करो कि भाई ये चीज़ें सही बैठेगी कि नहीं बैठेगी। तो बस दोस्तों, अब जितना बात करें, जितना खींचे इस टॉपिक को उतना कम होगा। तो अब अगर लास्ट में पूरी चीज़ों को समराइज कर दूँ तो वही है कि यू आर नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ब्रेकअप। आप अपने ब्रेकअप के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं हैं। फिर भी अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो आप सबसे पहले अपनी लव लैंग्वेजेस को जानिए, प्राइमरी लव लैंग्वेज को समझिए, और फिर उसके बाद सेकेंडरी लव लैंग्वेजेस का ऑर्डर बनाइए। सिमिलरली अगला पार्टनर जो भी होगा उसके बारे में भी आपको सिमिलर सी चीज़ें जानने की कोशिश करनी है। फिर इसके बाद खुद को भी माफ़ कर दीजिए और सामने वाले को भी माफ़ कर दीजिए। माफ़ी सबसे बड़ा हथियार होगा हीलिंग का। फिर इसके बाद अपने भगवान, अपने यूनिवर्स, अपने क्रिएटर का शुक्रिया करिए आपके ब्रेकअप के लिए। रोज़ाना एटलीस्ट 5 से 10 रैंडम चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करिएगा, इंक्लूडिंग योर ब्रेकअप। और फिर लास्ट में फोकस ऑन योर ग्रोथ। जो हो गया उस पर मिट्टी डालो, उससे आगे बढ़ो और अब अपनी लाइफ को आगे लीड करो। नए रिलेशनशिप के लिए खुद को ओपन कर लो। ये नहीं कि अब मैं हर किसी को हिकारत की निगाह से देखूंगा या हर लड़की खराब होता है, हर लड़का एक सा होता है। ये थॉट प्रोसेस के साथ आगे मत बढ़ना। बी ओपन फॉर द न्यू रिलेशनशिप। बस जो गलतियां पहले हुई है और जो गलतियां आपने पहले अलाउ करी है वो दोनों नहीं होनी चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो बस दोस्तों, यही है पूरा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपको समझ आ गया है कि इस वीडियो में क्या बात कही गई है, क्या मैं आपसे कहना चाह रहा था। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, या आप अभी भी अगर अपने ब्रेकअप से मूव ऑन करने में असफल हो रहे हैं, तो आप मेरा 1-on-1 कॉल भी जो है वो बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगी। इसके अलावा मैं अगेन आप लोगों को याद दिलाना चाह रहा हूँ कि ये सारे वीडियोस, ये सारे ट्रिक्स और ये सारी टेक्निक्स जो हैं वो मैं अपनी मदर के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ये सारी चीज़ें सीख रहा हूँ और उनकी कैंसर हीलिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के बदले में हमें चाहिए आपकी दुआएं। जितनी दुआएं आप कर सकते हैं उतनी हमारे को दुआओं में याद रखिए। इसी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि हम आगे जाके एक कैंसर कम्युनिटी बना पाए, जहाँ पर लोग एक दूसरे की एक्सपीरियंसेस से या एक दूसरे से बात करके एक दूसरे की हीलिंग कर पाए, एक दूसरे की मदद कर पाए। तो बस इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।